हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। मैं अजय यादव आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास को पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको जो है हम बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ये हमारा जो है पार्ट 3 होने वाला है, पार्ट 3 वीडियो। और इससे पहले कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसमें आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे और जो है आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक विकास। देखिए, वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्यों को जो है कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर, तो देखिए, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। तो बताइए, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। उसके बाद आगे कह रहा है, लेन देन कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो बताइए, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। बताइए, आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। चूंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थे, इसीलिए वस्तुओं के लेन देन यानी कि आदान प्रदान से उनकी आवश्यकता की पूर्ति जो है वह हो जाया करती थी। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्र में मनुष्यों का फैलाव होने लगा। इसी स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एकमात्र सामान्य इकाई मुद्रा यानी कि मनी का प्रादुर्भाव हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय यानी कि एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। उसके बाद आगे कह रहा है कि अब दूर दराज क्षेत्रों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य जो है करने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार यानी कि गवर्नमेंट का अभ्युदय हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि फलतः देश की सरकार के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान प्रदान करता है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य जो है एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आज के युग में जो है मानव मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, तो बताइए कंप्यूटर किससे चलता है? तो बिजली से चलने वाला यह एक मशीन है। बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर
पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग देता है। कंप्यूटर कैसा होता है, इसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है। आजकल कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, वहीं अब लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में है। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो सका है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर है और ये भाई साहब जो हैं चला रहे हैं इस कंप्यूटर को। उसके बाद आगे कह रहा है कि आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिकी चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि कोर बैंकिंग प्रणाली जो है किसे कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। आगे कह रहा है ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अगर हिंदी में बोले तो स्वचालित टेलर मशीन। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि एटीएम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है कहते हैं। तो बताइए, बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो एटीएम कहते हैं। एटीएम किसे कहते हैं और एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा आप लोग। उसके बाद आगे कह रहा है कि इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली के युग से हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। एटीएम के अलावे हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा प्राप्त है। इसे भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे। तो चलिए, मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी दी गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु से वस्तु का लेन देन जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उसके बाद दूसरा मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय जो है मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन जो है बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। उसके बाद कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण जो है कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। एटीएम प्रणाली जो है प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा एटीएम प्रणाली कहलाता है। डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। मुद्रा के इस विकास को एक कहानी के द्वारा समझाया जा सकता है। तो चलिए एक कहानी को अब हम लोग पढ़ते हैं जो सिंहासनी गांव की एक कहानी है। कहता है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंहासनी गांव का एक लड़का छोटू प्रायः अपनी माँ को सब्जी वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों जैसे चीनी, कागज़, पेंसिल आदि की ज़रूरत होती तो उसकी माँ उसे गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीज़ों को लाने के लिए अनाज देती है। छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं। और छोटू का एक संबंधी श्याम कुमार पटना में क्या करता था, नौकरी करता था। एक बार
होली की छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। तो क्या किया उन्होंने, जो है अपनी गाड़ी से उन्हें बाजार घुमाने ले गया छोटू को। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसा देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दिया, जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया। अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासा बस पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले। श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति थी, जिसे क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो बताइए वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर से सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है। और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए हैं वह कंप्यूटरकृत बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को जिसे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं से भी कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय के विकास की इस क्रिया को कहने का संकल्प लिया। उसके बाद आगे है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। कह रहा है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम एनआई। बताइएगा एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इनकम होता है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आय को अब हम देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। बताइए आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक किसे माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय को। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बताइए राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर छापिएगा। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और विकसित किसे कहते हैं, तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है तथा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। उसके बाद आगे है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम यानी कि PCI, यानी कि P से पर, C से कैपिटा, I से इनकम। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि PCI का फुल फॉर्म क्या होता है। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक जो है माना गया है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूले के सूत्र से प्रति व्यक्ति आय बराबर जो है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो बताइए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश यानी कि समृद्ध देश है। तो बताइए विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है वह कौन सा देश कहलाएगा, तो विकसित देश कहलाएगा। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश यानी कि विकासशील देश
कहा गया है। तो बताइए भारत किस देश में आता है? विकासशील देश में आता है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति या 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि भारत की प्रति व्यक्ति या 2004 में कितने रुपये थी प्रति वर्ष। उसके बाद आगे है कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है। तालिका 1.3 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। पहला है आपका पंजाब। 2003 के लिए प्रति व्यक्ति या रुपयों में देखिए 26,000 रुपये पंजाब का प्रति व्यक्ति या 2000 से 2003 में कितना था? 26,000 रुपये। वहीं केरल का था 22,800 रुपये। वहीं बिहार का था 5700 रुपया मात्र प्रति व्यक्ति आय था। तो कह रहा है आगे कि तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन तीन राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बताइए 2000 से 2003 में जो है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पंजाब की, और सबसे कम तो वह बिहार की है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य जो है माना जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अगर इससे आगे भी पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आगे जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। चाहे आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।